डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12 क्लास का बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसे हम आरपीसी के नाम से भी जानते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 2 के लिए यह हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लेक्चर है। इसके पहले हम आपको यूनिट 1 पढ़ा चुके हैं। यूनिट 2 में हाइलाइट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ा चुके हैं। यूनिट 2 का आज हम शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर आपको पढ़ाएंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम को समझाएं। पृथक्करण के नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में 2 में से केवल एक एलील रहता है। कोई युग्मक किसी एक लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है। उदाहरण के लिए, एक बैंगनी एवं सफेद फूल को क्रॉस कराने पर F पीढ़ी के सभी फूल बैंगनी हुए, लेकिन F1 पीढ़ी में, या इसको F' पीढ़ी कहिए, में बैंगनी फूलों को क्रॉस कराने पर एक शुद्ध बैंगनी, 2 हाइब्रिड बैंगनी और एक शुद्ध उजला फूल पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं दूसरे प्रश्न पर। इक्रोमैटिन एवं हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर बताएं। इक्रोमैटिन में रेप्लिकेशन पल्स प्रारंभ होता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में रेफ्लेक्शन देर से शुरू होता है। इक्रोमैटिन में बार बॉडी नहीं बनता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में बार बॉडी बनता है। इक्रोमैटिन का साइज 30 से 80 ए होता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन का साइज 250 ए होता है। ए मतलब एंगस्ट्रॉम। इक्रोमैटिन ज्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन कम सक्रिय होते हैं। आगे बढ़िए, ये रहा आपके लिए तीसरा प्रश्न। असमजात अंग क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। ये आप प्रश्न 10th क्लास में भी पढ़े हैं। जो अंग समान कार्य लेकिन भिन्न भिन्न रचना और ओरिजिन वाले होते हैं, उनको हम लोग असमजात अंग के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये अंग समान कार्य दर्शाते हैं, लेकिन इनकी रचना और ओरिजिन भिन्न होता है, जैसे पक्षियों और कीटों के पंख, प्रोटोजोआ के भोजन रसधानी तथा जंतुओं के आंत। अगला प्रश्न है, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में अंतर बताएं। तो रामापिथिकस मनुष्य के समान दिखाई देता है, लेकिन ड्रायोपिथिकस वनमानुष के समान दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये हम आपको जब हाइलाइट पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे। इसको फिर से बता देते हैं। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है, यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए में स्थानांतरण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है। ये रहा आपके लिए छठा प्रश्न। अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो मेंडल के प्रयोग में चयन की गई 7 जोड़ी लक्षणों में एक एलील पूर्ण रूप से प्रभावी और दूसरा
अप्रभावी था। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। विपरीत जोड़ों के गुणों में एक दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मिराबिलिस, जलापा के लाल फूल और सफेद फूल इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। तो डीएनए के द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। आइए पहले बिंदु पर पहले विचार कर लें। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। प्रत्येक कुंडली में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पंच कार्बनी शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक की डीऑक्सीराइबोज शर्करा से अंदर की ओर सी कार्बन से तथा फास्फेट अणु इसके बाहर की ओर सी कार्बन से संलग्न होता है। अब हम विचार करने जा रहे हैं 8वें प्रश्न पर। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जय क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है? तो डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। सबसे पहले हम जीन उत्परिवर्तन क्या है इसकी बात करेंगे। तो डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब इस प्रश्न के दूसरे पार्ट पर विचार करते हैं कि जैव क्रम विकास में जीन उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है। नई जातियों का विकास जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है तथा यह नई जाति अचानक एक ही वंश में उत्पन्न हो जाती हैं। ये विभिन्नताएं केवल किसी अकेले लक्षण के आकार और मात्रा में नहीं होती है, वरन अनेक बिल्कुल सुस्पष्ट भागों में होती है। और जब एक बार ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं तब इनका प्रजनन वास्तविक रूप में होने लगता है। इस प्रकार एक नवीन प्राथमिक जाति का निर्माण अचानक एक ही वंश में हो जाता है। यानी कि जीन उत्परिवर्तन की सबसे बड़ी भूमिका क्रम विकास में यह है कि एक ही वंश में अचानक एक नई जाति का निर्माण जीन उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम्स का नाम लिखें तथा प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य को बताएं। यानी कि आपको यहाँ डीएनए प्रतिकृति के लिए दो एंजाइम का नाम बताना है। तो पहला एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज और दूसरे एंजाइम का नाम है लाइगेज। अब हम इसका कार्य बताएंगे। तो पॉलीमरेज का कार्य है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके आकृतियां बनाता है और लाइगेज जो है वह प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार पुनर्योगन डीएनए तकनीक में मदद करता है? पुनर्योगन को हम लोग पुनः संयोजन भी कहते हैं। तो इस विधि में पुनर्संयोजन डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के अंदर अंतःक्षेपित किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि में पुनर्संयोजन डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के अंदर अंतःक्षेपित किया जाता है। ऐसा पाया जाता है कि इंजेक्ट किया गया डीएनए केंद्रकीय डीएनए में
यादृच्छिक रूप से जीन से संलग्न होगा और उपयुक्त प्रोमोटर मिलने पर अभिव्यक्त होगा। इस प्रविधि का यह गुण है कि डीएनए का कोई भी खंड किसी भी कोशिका में निवेशित किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग मूषक परिवर्धन हार्मोन के लिए जीन को चूहों में स्थानांतरित करा के किया गया। आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है? इसको गौर से सुनिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। साउदर्न ब्लॉटिंग एक तकनीक है जिसमें डीएनए के छोटे छोटे खंडों की पहचान की जाती है। यानी कि साउदर्न ब्लॉटिंग एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। साउदर्न एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इस तकनीक की खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक रखा गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए काटने के बाद इसे जेल में डाला जाता है, फिर क्षारीय रसायनों के द्वारा इसे एकल किया जाता है। भिन्न भिन्न जगहों पर मौजूद डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर सोख लिया जाता है जिससे डीएनए बंध जाता है। प्रोबिंग की मदद से खास डीएनए क्रम को पहचान लिया जाता है, अतः जेल में उसका स्थान का पता चल जाता है। यह तकनीक डीएनए अंगुली छापन में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरियन और हाल्दने ने प्रस्तुत की थी, जिनके अनुसार आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बनने, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक अणु और उनके संघनन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में यूरे और मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। इसको एक बार और समझिए। रासायनिक विकास का मतलब हुआ, पहले दो वैज्ञानिक थे, ओपेरिन और हाल्दे। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि पहले छोटे छोटे परमाणु जो थे उनसे अणु बने, उन अणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, फिर बड़े और जटिल कार्बनिक अणु बने और उनके संघनन से प्रथम जीव कहिए या जीवन संरचना की उत्पत्ति हुई और इस तरह से जीवों का विकास धरती पर हुआ। इसको यूरे और मिलर ने आगे चल के अपने प्रयोगों से सिद्ध भी किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रमिक विकास क्या है? लिखें। तब विभिन्न परमाणुओं की उपलब्धता के आधार पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम सरल संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति हुई और तत्पश्चात जटिल संरचना वाले जीव प्रकट हुए। इस प्रश्न को एक बार और सुनिए। क्रमिक विकास क्या है? लिखें। तब विभिन्न परमाणुओं की उपलब्धता के आधार पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम सरल संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद जटिल संरचना वाले जीव प्रकट हुए। साथ ही धरती पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों में नए जीव रूप पैदा होते गए। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया क्रमिक विकास कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है? आनुवंशिक साम्यता को कौन से घटक
प्रभावित करते हैं। हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत किसी जीव संख्या में आनुवंशिक साम्यता को दर्शाता है, जिसके अनुसार जीव संख्या में मौजूद अलील और जीनोटाइप की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुस्थिर रहती हैं तथा उसका जीव कोष अपरिवर्तनीय रहता है। इसके विपरीत जब अलील और जीनोटाइप की दृष्टिगत आवृत्तियां इसके अपेक्षित मान से भिन्न होती हैं तो यह भिन्नता विकासीय परिवर्तन का संकेत देती है। दूसरे शब्दों में जीव संख्या में अलील और आनुवंशिक साम्यता प्रभावित होती है। आनुवंशिक साम्यता को प्रभावित करने वाले 5 घटक महत्वपूर्ण हैं: उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्णन, आनुवंशिक पुनर्योग, जीन प्रवाह तथा आनुवंशिक विचलन। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात कि जो मैं दूसरे शब्दों में बता रहा हूँ आपको, आप चाहें तो परीक्षा में ऊपर वाले भाग को छोड़ सकते हैं या ये नीचे वाले दूसरे शब्दों से जो भी बात चलता है उसको छोड़ सकते हैं। यानी कि एक ही बात को 2 ढंग से यहाँ पर कहा गया है। तो अगर आपको लगता है कि उत्तर आपका बहुत लंबा हो गया है तो आप उसको छोटा करने के लिए किसी एक पार्ट को छोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या है? तब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जीवों में होने वाले रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा कि वातावरण में जब कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के साथ जीने के लिए जीव अपनी रचना और क्रिया दोनों में परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। समष्टि में पहले से ही विद्यमान विभिन्नताओं में से लाभदायक लक्षणों के चयन से ही जातियों में अनुकूलन होता है। लैंडरबर्ग के प्रयोग से इस तथ्य का पुष्टिकरण होता है। अनुकूलन पूर्व विद्यमान विभिन्नताओं के चयन का परिणाम है। लैंडरबर्ग ने पाया कि पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया की कॉलोनियां सभी आगार प्लेटों पर एक जैसी थी। इसी प्रकार पेनिसिलिन के लिए संवेदनशील कॉलोनियां भी सभी आगार प्लेटों पर एक सी थी। इससे स्पष्ट होता है कि पेनिसिलिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया उत्परिवर्ती पहले से ही मास्टर प्लेट अर्थात मूल समष्टि में मौजूद थे। ये रहा 16वां प्रश्न। mRNA और tRNA में अंतर बताएं। तो एक तरफ हम mRNA को रखेंगे, दूसरे तरफ tRNA को रखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। mRNA जीवाणु में पाया जाता है, tRNA अमीनो अम्ल में पाया जाता है। mRNA प्रोटीन संश्लेषण करता है, tRNA आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। mRNA यह टेम्पलेट प्रदान करता है और tRNA स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निर्वाह करता है। डीएनए समपरीक्षक क्या है? इसका अंग्रेजी नाम याद करना ज़्यादा आसान है, परीक्षा में ज़्यादा अंग्रेजी नाम पूछता है। हमने आपको हिंदी इसका दे दिया। डीएनए प्रोब क्या है? इसको ऐसे भी कहा जाता है, जिसका प्रोब का हमने हिंदी दे दिया, समपरीक्षक। जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग बताएं। तो डीएनए समपरीक्षक या प्रोब, जिसके द्वारा डीएनए के एक सेगमेंट को पहचाना जाता है, यानी कि डीएनए के सेगमेंट को पहचानने का जो तकनीक है उसको हम लोग डीएनए प्रोब के नाम से जानते हैं। डीएनए प्रोब का उपयोग विभिन्न बीमारियों को पहचानने में होता है। अगला प्रश्न, बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण लिखें। तो किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तो उस स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मानव में एबीओ रक्त समूह की वंशागति। आगे बढ़ते हैं।
साधारण ब्लॉटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? साधारण ब्लॉटिंग, इस प्रश्न को एक बार और सुनिए। साधारण ब्लॉटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो किसी दिए गए डीएनए सैंपल के किसी विशिष्ट डीएनए विन्यास, अनुक्रम, सीक्वेंस का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली वह जैव अभियांत्रिक तकनीक जिसमें डीएनए खंड को इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर उसकी पहचान प्रोब हाइब्रिडाइजेशन तकनीक द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग साधारण ब्लॉटिंग तकनीक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर बताइए। तो वही बात है, एक तरफ डीएनए को रखेंगे, दूसरे तरफ हम आरएनए को रखेंगे। पहला गुण उठाते हैं, इसमें साइटोसाइन, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डीएनए में आपको यूरासिल नहीं पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। डीएनए डबल हेलिकल संरचना है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल संरचना है। यह सिंगल धागे की तरह संरचना है और इधर कहिएगा कि यह डबल धागे की तरह संरचना है, उसी को हमने हेलिकल संरचना कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आनुवंशिक कूट के गुण क्या हैं? तो आनुवंशिक कूट के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है त्रिक प्रकृति, 3 नेत्रजनीय द्वार मिलकर एक एमिनो अम्ल को रंगित करता है, जैसे यूजीजी एवं एयूजी क्रमशः ट्रिप्टोफान एवं मिथाओनिन नामक एक्स एमिनो अम्ल को इंगित करता है। दूसरा है कोर का क्षार आपस में ओवरलैप नहीं करता है। तीसरा गुण है 2 कोर के बीच कॉमा नहीं होता है। चौथा है एक कोर एक ही एमिनो अम्ल को दर्शाता है। अगला गुण है पॉलीपेप्टाइड निर्माण प्रारंभ एवं समापन कोड अलग अलग होता है, जैसे प्रारंभन कोड एयूजी एवं किसी एमिनो अम्ल को इंगित करता है, जैसे यूएए, यूएजी, यूजीए। तो आप यहाँ पर आनुवंशिक कूट का जो हमने गुण दिया है, परीक्षा में अक्सर 2 गुण शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसी का अगर लॉन्ग बना दिया जाए तो 4-5 गुण पूछे जाते हैं। हमने आपको 4-5 गुण दे दिया ताकि दोनों तरह के प्रश्नों की तैयारी आपको एक साथ हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। आरएनए के प्रकारों को लिखें। तो देखिए आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए कहते हैं, यह राइबोसोम में पाया जाने वाला आरएनए है। इसके प्रकार हैं 285, 235, 165, 5.85 एवं 55। मैसेंजर आरएनए, जिसको हम लोग एमआरएनए के नाम से जानते हैं, यह डीएनए में उपस्थित सूचनाओं को पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के लिए संदेशवाहक का कार्य करता है। ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम लोग टीआरएनए के नाम से जानते हैं, यह सबसे छोटा रूप होता है। यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। एमआरएनए यह डीएनए कोड को ग्रहण करके उसे एमिनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। आरआरएनए यह एमआरएनए को डीएनए से मुक्त करता है। यह राइबोसोम प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम की क्रियात्मक इकाई की भूमिका का निर्वहन करता है। टीआरएनए
यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना नाभि सबसे छोटा आरएनए अणु है, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट, प्रतिकूट स्थल, राइबोसोम लगाव स्थल एवं एमिनो अम्ल लगाव स्थल स्थित होता है। ये देखिए गौर से, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस शॉर्ट क्वेश्चन को हमने बना दिया है। अगर आपको 2 अंक के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिएगा कि आरएनए के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इतना लिख देंगे तो आपका 2 अंक का तैयारी हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए कि आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आरआरएनए कहते हैं, दूसरे को हम लोग एमआरएनए कहते हैं और तीसरे को टीआरएनए के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्त समूहों की वंशागति को दर्शाते हुए बहुविकल्पता का वर्णन करें। यह ध्यान दीजिए, तो मानव के चारों रुधिर वर्गों में रुधिर के लिए मात्र 3 जीन प्रारूप ही होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति में इन तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं, जिन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। पहले बिंदु पर विचार करें, यदि जीन संयोजन या जीनोटाइप IA या TA है तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग A होगा, परंतु यदि जीनोटाइप IAT है तब भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग A ही होगा। यही कारण है कि जीन एक अप्रभावी जीन होता है। अगर जीन O की बात करें तो यह एक अप्रभावी जीन होता है। यदि जीनोटाइप IBP हो तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग B होगा, परंतु जीनोटाइप IPTO हो तब भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग B ही होगा। यदि जीनोटाइप IAB है तब व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB होगा। यदि जीनोटाइप OO है तब व्यक्ति का रुधिर वर्ग O होगा। यानी कि ध्यान दीजिए कि 4 में से 2 का अगर जीनोटाइप एक जैसा होगा तो वही उसका रुधिर वर्ग होगा। जैसे जीनोटाइप अगर OO है तब व्यक्ति का रुधिर वर्ग O होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। हीमोफीलिया को बीमारी है एक हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है? तो हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर होता है, या उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं। समान जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता है। परिणामतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता नहीं है। इसीलिए हीमोफीलिया को हम लोग रक्तस्रावी रोग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक विकास के 2 प्रमाणों का उल्लेख करें। तो कार्बनिक विकास के प्रमाण को समजात अंग एवं समवृत अंग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। समजात अंग के बारे में हम आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में इसी एपिसोड में बताए भी हैं। ऐसी संरचनाएं जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सील के फिलीपर, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग तथा मनुष्य के हाथ की उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता भी होती है। समवृत अंग हम लोग ऐसे अंग को जो एक जैसे कार्य करते हैं परंतु मूल रचना में भिन्न होते हैं, जैसे टेरोडैक्टाइल, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। अब हम आते हैं 25वें प्रश्न पर। संसर्प संदमन, ये देखिए बड़ा टेढ़ा नाम है। संस्पर्श संदमन, कंटैक्ट
इनहिबिटेशन की व्याख्या करें तो संस्पर्श संदमन एक प्रकार की वृद्धि है जिसके कारण एक कोशिकीय समूह वृद्धि करता है। यानी कि यह कांटेक्ट इनहिबिटेशन एक प्रकार का जो है वृद्धि है जिसके कारण एक कोशिकीय समूह वृद्धि करता है। यह वृद्धि तब तक होती है जब तक कि कोई अन्य कोशिका इसके संपर्क में नहीं आती है। जब दो कोशिका एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनकी गति निष्क्रिय हो जाती है। अतः कांटेक्ट इनहिबिटेशन से सेल डिवीजन की गति रुक जाना या दिशा बदल देना है। इसी के साथ अब हम आ गए 26वें प्रश्न पर। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल असतत भिन्नता है जो वंशानुगत होता है। आनुवंशिक पदार्थ में हुए उन सभी परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं जो व्यक्ति के फिनोटाइप को बदलने में सक्षम है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन।